सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका पुनः आपको वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध का वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, कुछ हम वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में और जानकारी ले लें। जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे, इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। जायसी कृत पद्मावत की सजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। इसके अतिरिक्त इनकी लिखी और संपादित पुस्तकें उरज्योति, कला और संस्कृत, भारत सावित्री, कादंबरी, पोद्दार, अभिनव, अभिनंदन ग्रंथ आदि हैं। इस प्रकार इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया, जो चिरकालीन स्मरणीय रहेगा। तो बच्चों, आपको मैंने इसके पहले वाचन में बताया था कि राष्ट्र का स्वरूप 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: भूमि, जन और संस्कृति। भूमि की व्याख्यान मैंने पहले वीडियो में आपको दिया था। अब मैं जन के बारे में आपको बताऊंगी। बच्चों, अपने साथ पुस्तक रखेंगे और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। बताया गया था कि भूमि, जब तक भूमि नहीं रहेगी तब तक उस पर व्यक्ति नहीं रहेगा। और इसमें बताया जा रहा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है कि नहीं? यदि व्यक्ति नहीं रहेगा तो राष्ट्र का निर्माण होना मुश्किल है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यदि पृथ्वी रहे और उस पर मनुष्य ही न रहे तो राष्ट्र की कल्पना क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, वह असंभव होगी। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जन होने के कारण ही पृथ्वी को हम मातृभूमि यानी माता कहते हैं। माता, मेरी जो भूमि है वह हमारी माता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उस पर रहते हैं। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, यह सर्वविदित है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यदि किसी के व्यक्ति के मन में यह घर कर गए कि मेरा जो यह भूमि है वह हमारी मातृभूमि है, तो यही हमारी राष्ट्रीयता होगी। क्योंकि जहाँ हम यह सोच लेंगे वहीं से हम राष्ट्र के हित के बारे में सोचेंगे, और यदि हम राष्ट्र के हित के बारे में सोचेंगे, समाज के हित के बारे में सोचेंगे, तो राष्ट्र की उन्नति होने में कोई संशय शेष नहीं रहेगा। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। यदि यही भाव सशक्त रूप से यानी सभी लोगों के मन में जाता है तो यही वायुमंडल भरने लगते हैं, यानी कि अत्यधिक विस्तार होने लगता है। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना हुआ रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। जहाँ हमारे मन में राष्ट्र के प्रति भाव उत्पन्न होती है, वहीं हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को ध्यान देते हैं और हम सदैव लोकहित के बारे में, जनहित के बारे में सोचने लगते हैं। नमो मात्रे पृथ्व्यै, नमो मात्रे पृथ्व्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम। आपने सुना है कि बहुत सारे लोगों ने पृथ्वी को अपनी माता मानकर अपने प्राण निछावर किए हैं। तो यह उनके अंदर क्या थी? उनकी राष्ट्रहित की भावना थी।
यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। लेखक यहाँ कहते हैं कि यही प्रणाम, जैसे मेरे मन में प्रणाम हम किसके प्रति करते हैं? जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव होता है, आदर भाव होता है, हम उसको प्रणाम बोलते हैं। यदि हम पृथ्वी को अपनी माता मानकर प्रणाम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे मन में वह भाव आएगा कि हमें इस पृथ्वी की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, और पृथ्वी की रक्षा जन जो उस पर बसे हैं उनसे होती है। अर्थात हमारे मन में जन जागृति जागृत होगी और हम सदैव लोकहित के बारे में, कल्याण के बारे में सोचने लगेंगे। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। जिस प्रकार माता के प्रति अनुराग, प्रेम और सेवा भाव स्वाभाविक कर्तव्य है, यह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अंतःपतन की सूचित करता है। यदि स्वार्थ के रूप में हम यदि अपनी माँ को प्रेम करते हैं, कोई बच्चा अपनी माँ को प्रेम करता है तो वह उसके पतन का कारण होगा, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ होती है जिसे दिखा करके या क्षण मात्र करने से पूर्ण नहीं होता। प्रेम की पराकाष्ठा तो अनंत है, जिसका हम वर्णन करें तो भी कम होगा। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। यदि हम मातृभूमि के प्रति अपना संबंध जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है उसको हमें ध्यान देना होगा। बच्चों ध्यान देंगे, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। यह बहुत बड़ी बात है। लोगों का कहना है कि माता नहीं मानती हैं सबको, लेकिन यह गलत है। एक माँ जो होती है वह समान भाव से अपने पुत्रों को चाहती है। एक उदाहरण मैं रामायण से आपको बताऊंगी कि जब श्री रामचंद्र जी वन में गमन किए हुए होते हैं और भरत जी आते हैं तो माता जो उनकी होती हैं श्री रामचंद्र जी की, जब उनको देखती हैं तो वो बोलती हैं राम। भरत को इस बात का बड़ा ठेस पहुंचता है और वह अपनी माता से पूछते हैं कि माँ, मैंने कभी यह नहीं माना कि मेरी कैकेयी माँ नहीं है और आप मेरी माँ हैं, या आप मेरी माँ है, और कि हमने सबको समान माना माँ, मैं आपको माँ के समान मानता था, फिर आपके मन में भरत नाम के बजाय राम नाम क्यों निकला? उनकी माता बड़े सरस हृदय से जवाब देती हैं कि बेटा, जो माँ होती है उसका ध्यान सदैव दुखी पुत्र पे होता है। इस समय मेरा राम वन में गया हुआ है, इसलिए मेरा ध्यान राम के प्रति आ गया बच्चा, इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि माता समान रूप से सभी बच्चों को मानती है। भाव यह है कि यदि हम अपने मन में वह भाव रखें तो यह हमारी गलती होगी। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या है? अनंत है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ ही देखते हैं लोगों की भीड़ होती है। चाहे हम किसी भी सभा में जाएं, हम धार्मिक सभा में जाएं या क्लब में जाएं या डिस्को में जाएं, कहीं भी हम जाएंगे वहाँ जनों का भीड़ होता है। यह मानना है, हम जितना देखते हैं उससे भी ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, हमारे अनुमान से भी ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, यानी जनों की संख्या अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। जो भी जन में अनेक भाषाओं, अनेक धर्मों, अनेक रंग रूप के होते हैं, इसको हम सभी जानते हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं, इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। हम अपने संस्कृति के, हम अपने खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ वगैरह से हम तो अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं, यह बहुत बार परिलक्षित हो चुका है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग में भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है।
किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यदि एक जन भी हमारा पीछे रह जाता है, यदि एक व्यक्ति देश में भूखा रह जाता है, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि पूरा देश ने भोजन किया, सभी ने भोजन किया, यह हम नहीं कह सकते हैं। अर्थात हमें जन जन के विषय में चिंतित होना चाहिए, तभी हमारे राष्ट्र का स्वरूप अच्छा होगा। किसी जन के पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग से यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ होगा। यदि एक व्यक्ति भी असमर्थ है, अस्वस्थ है, तो हम संपूर्ण को स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का भी, इसके पहले भी हमने आपको बताया बच्चों की जो जन है उनका प्रवाह अनंत है, बहुत दूर दूर तक कितने जन हैं जिसका हम अनगिनत हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। यदि हम जनगणना भी करते हैं तो भी अनुमानित होती है, फिर भी उसमें हमारे बहुत सारे व्यक्ति छूटे हुए रहते हैं। तो कहने का मतलब हमारे जो भी व्यक्ति हैं वो जन जन से हो, चाहे पहाड़ पे हो या झोपड़ी में हो, जहाँ भी हो, हम सारे व्यक्ति हमारे देश के हैं, हमारे राष्ट्र के हैं, यह भाव हमारे मन में होनी चाहिए। जन का प्रवाह अनंत है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीयता जन के तादात्म्य प्राप्त किया। जब एक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब एक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यदि एक सूर्य की रश्मियाँ, एक सूर्य के प्रकाश जो होते हैं पूरे संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण जन को प्रकाशित कर देते हैं, तो इसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होगा। इसी प्रकार से हमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा। इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन फिर भी हमें प्रत्येक जन के बारे में सोचना होगा, तभी हमारे राष्ट्र का स्वरूप अच्छा होगा। बच्चों, इस प्रकार मैंने इस गद्यांश का वाचन एवं व्याख्यान समाप्त किया। बच्चों, इस से संबंधित प्रश्न उठेंगे और यदि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तो आप इसके द्वारा दिए हुए प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। प्रसंग के रूप में संदर्भ मैंने पहले आपको बताया था, और प्रसंग मैं बताती हूँ कि इसमें जो भी लिखा है इसमें यह है कि व्यक्ति के राष्ट्र के प्रत्येक जन का यदि हम सोचते हैं, तभी जाकर के राष्ट्र का स्वरूप अच्छा होगा। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। साहित्यिक सौंदर्य के रूप में आप लिख सकते हैं कि भाषा सरल, सुबोध एवं खड़ी बोली है, और इसमें विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, कविश्रात्मक एवं व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने इस गद्यांश का वाचन एवं व्याख्यान समाप्त किया। अगले वीडियो में मैं आपको अगले व्याख्यान के साथ उपस्थित होंगी। व्याख्यान का विषय होगा संस्कृति। भूमि और जन का व्याख्यान हमने समाप्त किया। तब तक के लिए बच्चों, साधुवाद।